हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके इस अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स अड्डा 007 पर। तो आज हम लोग एसएससी सीजीएल 2022 टीयर 1 शिफ्ट 4 दिसंबर 13 को आए हुए क्वेश्चन पेपर का मैथमेटिक्स पोर्शन सॉल्व करने वाले हैं। कैसे सॉल्व करने वाले हैं, बेसिक मेथड भी देख लेंगे और 2 से 3 स्टेप वाला मेथड भी देख लेंगे। बेसिक मेथड क्यों देखेंगे सर? तो बेसिक मेथड इसलिए देखेंगे क्योंकि अगर बाई चांस हमारे पास टाइम बच जाता है और अगर हमारे पास 1-2 सवाल ऐसे हैं जो अटक चुके हैं तो हम बेसिक मेथड से उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो भी हम देख लेंगे। क्लियर है? तो इस वीडियो में और हम लोग क्या जानने वाले हैं, और हम लोग ये जानने वाले हैं कि जो क्वेश्चंस जैसे जैसे क्वेश्चंस इसमें दिए रहेंगे उन सभी से रिलेटेड जो भी फॉर्मूलाज बनते हैं, उन सभी के जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट हैं उसको भी हम लोग क्लियर करते हुए चलने की कोशिश करेंगे। क्लियर है क्या? तो चलो टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन। तो जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, पहला क्वेश्चन है द टेबल गिवन बिलो शोज द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग ऑफ 4 डिफरेंट आर्टिकल। सेलिंग नहीं, सेलिंग प्राइस होगा, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज सेलिंग प्राइस एंड एवरेज कॉस्ट प्राइस ऑफ ऑल द आर्टिकल्स। तो भैया सबसे पहले तो हमको एवरेज का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए सर। एवरेज होता क्या है? तो एवरेज होता है सर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। यही क्या होता है, हमारा एवरेज होता है। तो चलो बोल रहा है डिफरेंस हमको निकालना है किसका किसका, तो सेलिंग प्राइस के एवरेज का और कॉस्ट प्राइस के एवरेज का हमको डिफरेंस चाहिए। तो चलो कॉस्ट प्राइस पहले हम लोग ऐड कर लेते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकाल लेते हैं। तो ये 0 0 0 0 है तो यहाँ पे तो 0 ही आ जाएगा। फिर इसको ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 9 10 14 14 7 21 21 5 26 26, 2 कैरी हो गया तो 6 2 8 8 3 11 11 4 15 15 5 20, तो ये हो जाएगा 2060। 2060 तो आ गया क्या, सम ऑफ कॉस्ट प्राइस आ गया सर। अच्छा सेलिंग प्राइस का ऐसे ही अगर मेरे को सम निकालना होगा तो क्या होगा सर, ये तो हो गया 0, फिर 5 10 15 20, तो ये हो गया 0, 2 कैरी 7 2 9 9 10 15 15 4 19 19 6 25, तो ये हो गया सर 2500। ये क्या आ रहा है, तो ये आ रहा है सम ऑफ सेलिंग प्राइस। हमको सर डिफरेंस चाहिए। डिफरेंस चाहिए तो क्या इसमें कहीं कुछ माइनस में दिया है? नहीं, कोई भी माइनस में नहीं दिया, तो जाहिर सी बात है सर बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाना पड़ेगा। डिफरेंस किसका चाहिए, तो सर एवरेज का चाहिए। एवरेज क्या होता है सर, तो सम बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्यों? क्योंकि ऑब्जर्वेशन 4 है, तो सम बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो हमें करना क्या है सर, 2500/4 माइनस 2060/4। तो ये एलसीएम ले लिए 4 का, 2500 में से 2060 घटा देना है। जैसे ही 2500 में से अगर मैं 2000 घटाऊं तो बचेगा 500, 500 में 60 और घटा दूं तो बचेगा 440, 440 को जैसे ही 4 से भाग दूंगा तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 110। क्या क्लियर है क्या? तो यही हमारा आंसर था। क्लियर है? तो चलो दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 स्टेशन आर एंड एस, आर और एस 2 स्टेशन है। अच्छा भैया 2 स्टेशन है तो लिख लो जरा कि 2 स्टेशन दिए हुए हैं, एक आर है सर, एक एस है। दोनों कितने दूरी पे हैं, तो दोनों दिया हुआ है क्या, 400 किलोमीटर की दूरी पे हैं। दो के दोनों 400 किलोमीटर की दूरी पे हैं। अच्छा बहुत अच्छी बात है सर। फिर क्या बोल रहा है, बोल रहा है अ ट्रेन लीव्स फ्रॉम आर टू एस। एक ट्रेन है जो कि आर से एस की ओर बढ़ रहा है। साइमल्टेनियसली अनदर ट्रेन लीव्स फ्रॉम एस टू आर। साइमल्टेनियसली मतलब उसी टाइम, जिस टाइम ये वाला ट्रेन स्टार्ट हुआ है उसी टाइम दूसरा ट्रेन भी एस से स्टार्ट हुआ है जो कि आर की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, साइमल्टेनियसली अनदर ट्रेन लीव्स फ्रॉम एस टू आर। बोथ ट्रेन्स मीट आफ्टर 10 आवर्स। यानी ये भी ट्रेन कितना चला होगा, 10 घंटे, और ये भी ट्रेन कितना चला होगा, 10 घंटे। इतना तो क्लियर हो गया। ठीक है, इफ़ द स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन इज़ 4 किलोमीटर मोर देन द सेकेंड ट्रेन। अगर बोल रहा है कि पहले वाली ट्रेन का, मैं मान लेता हूँ ये फर्स्ट ट्रेन है, ये सेकंड ट्रेन है, तो पहले वाले ट्रेन का स्पीड क्या है, 4 किलोमीटर आर मोर देन सेकंड ट्रेन है। तो सेकंड वाले का अगर x ले लूँ तो क्या इसका x + 4 आ जाएगा क्या? बिल्कुल सर। क्या सर? तो मैं ले लेता हूँ किलोमीटर पर आवर। क्या कोई दिक्कत है? यूनिट का जरूर ध्यान देना। अब इसमें सारे किलोमीटर पर आवर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कहीं कहीं क्या हो जाता है, यूनिट में किलोमीटर पर आवर भी आ सकता है, मीटर पर सेकंड भी आ सकता है, किलोमीटर पर मिनट भी आ सकता है, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। तो यूनिट का भी हमें ध्यान देना होगा। ठीक है। अच्छा, तो कह रहा है हमसे सवाल में कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ द स्लोअर ट्रेन, कि स्लोअर ट्रेन का स्पीड क्या होगा। तो स्लोअर ट्रेन का स्पीड जो है वो तो x होगा सर। तो हमें यही x निकालना है, बेसिकली हमें इसी x की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकाले सर? अब ये बताओ मेरे भाई कि 10 घंटे बाद ये दोनों ट्रेन मिल रहे हैं।
एक ट्रेन यहाँ से चला, एक ट्रेन यहाँ से चला, 10 घंटे बाद ये दोनों ट्रेन मिल गए। तो दोनों ट्रेन मिल के कितना दूरी तय किए होंगे सर? ये पूरा का पूरा 400 किलोमीटर तय किए होंगे, तभी जाके मिले होंगे। बिल्कुल। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस जो होगा वो होगा सर 400 किलोमीटर। अगर मैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फर्स्ट ट्रेन से पूछूं कि पहला ट्रेन कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, तो हमारे पास सर फॉर्मूला होता है कि डिस्टेंस जो होता है वो और कुछ नहीं, स्पीड इनटू टाइम होता है। तो स्पीड हमारे पास दिया हुआ है x+4, टाइम दिया हुआ है 10। उसी तरह अगर मैं डिस्टेंस 2 का पूछूं कि सेकंड ट्रेन कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, तो स्पीड दिया है x, टाइम दिया है 10। तो क्या डिस्टेंस 1 प्लस डिस्टेंस 2 जो होगा यही टोटल डिस्टेंस के बराबर होगा? बिल्कुल सर। तो टोटल डिस्टेंस 400 किलोमीटर किसके बराबर होगा? ये होगा x+4 इंटू 10 और प्लस x इंटू 10। क्या दोनों में 10 कॉमन है? तो 10 कॉमन ले लो। जैसे ही 10 कॉमन लिए तो 10 यहाँ पे डिवाइड कर देना, ये 10 से इसको खा जाओ, तो बचा कि 40 इज इक्वल टू बच गया 2x+4 बच गया। इस 4 को हटाओ, इधर माइनस लगा दो। ठीक है क्या? मतलब 40 - 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 40 - 4 कितना हो जाएगा? 36 इज इक्वल टू 2x है। इस 2 को हटाओ, इधर भाग दे दो, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 18। 18 क्या? तो मैंने यूनिट लिया था सर किलोमीटर पर आवर लिया था। क्या यूनिट लिया था? किलोमीटर पर आवर। तो मेरा आंसर आ जाएगा क्या? 18 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है क्या? चलो आगे बढ़ते हैं फिर अगले सवाल पे। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है कि इफ़ 10 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू ए है, 10 अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू बी है, तो हमें 10 टू अल्फा की वैल्यू बतानी है। अब बहुत एक से एक दिमागदार लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने लगेंगे, इसको सॉल्व करने लगेंगे। ठीक है, सॉल्व वॉल्व करके फिर उसके बाद वैल्यूज पुट करेंगे। कुछ और महान लोग होते हैं, वो क्या कहेंगे? वो कहेंगे एक काम करो, अल्फ़ा और बीटा की कुछ ना कुछ वैल्यूज़ अपने से ले लो। कहते ही होंगे बिल्कुल अपने से ले लो भैया। अरे अपने से ले लो तो ये बताओ, अब अल्फ़ा की वैल्यू तुम अगर 30 ले लो, बीटा की वैल्यू भी 30 ले लो, तो तुम्हारा काम हो जाएगा गड़बड़। क्यों? क्योंकि जैसे ही तुम 30 लोगे तो ये बताओ, ये तो आ जाएगा 10 30 प्लस 30 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। उसी तरह 10 30 माइनस 30 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा सर। तो 10 60 यानी कि √3 की वैल्यू क्या आ जाएगी? ए आ जाएगी। और 10 0 यानी कि 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी? बी आ जाएगी। ठीक है क्या? ए की वैल्यू √3, बी की वैल्यू 0। तो चाहे तुम a प्लस बी करो तो भी तुम्हारा √3 ही आएगा, चाहे तुम a माइनस बी करो तो भी तुम्हारा आंसर √3 आएगा। तो कहीं ना कहीं तुम दो अपने इसमें ऑप्शंस में फंसोगे ही फंसोगे। क्लियर है? तो बहुत लोग इतने भी दिमागदार होते हैं, वो कहते हैं एक काम करो, बीटा की कुछ दूसरी वैल्यू ले लो, बीटा की वैल्यू ले लो 45 ले लो, कोई दिक्कत क्या नहीं। तो इसमें भी दिक्कत नहीं होगी। तो ये जो है इससे सॉल्व तो हो जाएगा, जैसे ही तुम दूसरी वैल्यू लोगे तो सॉल्व तो हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा लंबा पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा लंबा पड़ेगा, सबकी वैल्यूज़ निकालनी पड़ेगी। इससे अच्छा क्या? इससे अच्छा मैं बताता हूँ, ये देखो कि सर हमें दिया हुआ है क्या? 10 अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या है? ए दिया है। अच्छा, और दूसरा क्या दिया हुआ है? दूसरा दिया हुआ है सर 10 अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? बी दिया हुआ है। मैं दोनों साइड 10 इनवर्स ले रहा हूँ, कोई दिक्कत? मैं दोनों साइड क्या ले रहा हूँ? 10 इनवर्स ले रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स है, और इसमें भी अगर मैं 10 इनवर्स ले लूँगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा 10 इनवर्स बी। क्लियर है क्या? अच्छा, तो ये 10 इनवर्स को खा जाएगा, तो हमारे पास बचेगा अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 इनवर्स ए हो जाएगा। और यहाँ से आ जाएगा मेरे पास अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 10 इनवर्स बी आ जाएगा। सर हमें 2 अल्फ़ा चाहिए था सर, तो मैं इन दोनों इक्वेशंस को क्या करूँगा? ऐड कर दूंगा। अब जैसे ही मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूंगा तो 2 अल्फ़ा जो आएगा वो क्या आएगा? वो आएगा 10 इनवर्स ए प्लस 10 इनवर्स बी। यही आएगा क्या? 10 इनवर्स ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है हमारे पास क्या? 10 इनवर्स ए प्लस बी बाई 1 माइनस ए बी। ठीक है क्या? ये 2 अल्फ़ा की वैल्यू होगी। अब दोनों साइड 10 ले लो, तो जैसे ही 10 लोगे तो ये हो जाएगा 10 2 अल्फ़ा, और ये हो जाएगा 10 इनवर्स, और ये हो जाएगा ए प्लस बी बाई 1 माइनस ए बी। क्लियर है क्या? तो ये 10 इनवर्स को खा जाएगा, तो तुम्हारे पास आंसर तुम्हारे पास सीधा आ जाएगा 10 2 अल्फ़ा की जो वैल्यू आएगी वो और कुछ नहीं, ए प्लस बी बाई 1 माइनस ए बी आता है। क्लियर है? ये लेकिन तभी आएगा जब ए बी की वैल्यू लेस देन 1 हो, ये ध्यान रखना। जब ए बी की वैल्यू लेस देन 1 आए तभी आएगा। जैसे ही ए बी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ जाएगा, जैसे ही मैं कह रहा हूँ कि भैया ए बी जो तुम्हारा है अगर वो कहीं दिया है ग्रेटर देन 1, तो अंदर इसमें ध्यान देना, इसमें कि ए बी अगर ग्रेटर देन 1 दिया है तो ये अंदर माइनस आ जाएगा। माइनस आ जाएगा तो हमें बाहर फिर अपने से पाई प्लस ऐड करना होगा। ठीक है, ये पाई प्लस ऐड क्यों करते हैं? क्योंकि मेरे भाई
जैसे ही मैं पाई प्लस ऐड करूंगा तो इस वाले क्वाड्रेंट में मेरा आंसर पॉजिटिव आएगा। ऐड शुगर टू कॉफ़ी पढ़े हैं क्या, 10 किस में पॉजिटिव होता है, तो 10 थर्ड में पॉजिटिव होता है। और अगर हमें पॉजिटिव वाला रिजल्ट चाहिए तो हमें थीटा में पाई अपने से ऐड करना पड़ेगा, तभी वो आंसर आएगा। क्लियर है क्या? चलो आगे बढ़ते हैं फिर अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है P एंड Q आर 2 एलॉयज। अच्छा, P और Q 2 एलॉय हैं, लिख लो भैया P और Q 2 एलॉय हैं। किसके एलॉय हैं? तो एल्यूमिनियम और कॉपर के एलॉय हैं, दो के दोनों। ठीक है सर, Al हमारा एल्यूमिनियम हो गया, Cu हमारा कॉपर हो गया। इसी से तो दिखाते हैं, बिल्कुल सर इसी से दिखाते हैं। अच्छा, रेशियो ऑफ एल्यूमिनियम एंड कॉपर इन P एंड Q दिया हुआ है। P में जो रेशियो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 5:11 और Q में जो दिया हुआ है वो दिया 3:5। यही दिया है क्या? बिल्कुल यही दिया। अब बोल रहा है कि इफ़ अ थर्ड एलॉय इज फाउंड बाय मिक्सिंग एलॉयज P एंड Q इन द रेशियो 1:3। अगर मैं मिक्स कर रहा हूँ इसको, इसका 1 ले रहा हूँ, इसका 3 ले रहा हूँ, तो कह रहा है कि भैया एल्यूमिनियम का क्या होगा परसेंटेज, इज व्हाट परसेंट ऑफ द कॉपर। कॉपर का क्या, एल्यूमिनियम का कॉपर के रिस्पेक्ट में क्या परसेंटेज होने वाला है। सवाल समझ में आया क्या? बोल रहा है P एंड Q 2 एलॉयज हैं एल्यूमिनियम एंड कॉपर के। रेशियो ऑफ एल्यूमिनियम एंड कॉपर दिया हुआ है, P में जो है 5:11 दिया है, Q में जो दिया है 3:5 दिया हुआ है। थर्ड एलॉय फॉर्म किया जा रहा है, सपोज करो ये R फॉर्म किया जा रहा है। ठीक है, बाय मिक्सिंग P एंड Q, P का रेशियो 1 लिया है, Q का रेशियो 3 लिया है। देन द एल्यूमिनियम इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द कॉपर इन द थर्ड एलॉय। तो एल्यूमिनियम कॉपर का क्या परसेंटेज होगा ये बताना है। तो किसका परसेंटेज बताना है? एल्यूमिनियम का, तो एल्यूमिनियम हमेशा ऊपर रहेगा। किसके रिस्पेक्ट में परसेंटेज बताना है? तो कॉपर के रिस्पेक्ट में, तो कॉपर हमेशा क्या रहेगा? नीचे रहेगा। ठीक है, तो किसका, ये ध्यान देना, परसेंटेज में यह हर जगह काम आएगा। किसका परसेंट निकालना है भाई? किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, इंटू 100, यही हमारा हमेशा परसेंटेज देगा। क्लियर है क्या? तो किसका परसेंटेज चाहिए और किसके रिस्पेक्ट में चाहिए, किसका चाहिए वो ऊपर रहेगा, किसके रिस्पेक्ट में चाहिए वो हमेशा नीचे रहेगा। इसको जरूर से नोट डाउन कर लेना। क्लियर है क्या? तो चलो अब सवाल की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। तो हमें ये चाहिए, अब ये चाहिए तो हम करें क्या? अब हम देखेंगे ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। पहले हम इन दोनों का सम करेंगे। ये कितना आ गया? ये आ गया सर 16। ये कितना आ गया? ये आ गया सर 8। जैसे ही ऐड किए ये आ गया 8 और ये आ गया 16। अब देख रहे हैं सर ये दोनों जो है दोनों अलग अलग आ रहा है, वैल्यूज दोनों अलग अलग आ रही है। अगर दोनों अलग अलग आ रही है तो दोनों को सेम बनाओ। तो सेम बनाने के लिए क्या करेंगे सर? इसको हमेशा 2 से गुणा कर देंगे। हमेशा इन द सेंस इस केस में, क्यों? क्योंकि इस केस में ये 8 आ रहा है, ये 16 आ रहा है, और 16 अगर इस 8 को बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर यहीं पे ये 16 की जगह 24 होता तो मैं 8 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहा होता। क्लियर है क्या? बेसिकली हमको ये दोनों मास बराबर बनाना है। ये अगर 16 है तो इस 8 को भी 16 बनाना पड़ेगा। अगर 16 बनाना पड़ेगा तो जाहिर सी बात है ये 3 कितना हो जाएगा? ये 3 जो हो जाएगा वो 6 हो जाएगा, और ये जो 10 होगा, ये 5 जो था ये हमारा 10 हो जाएगा। क्लियर है क्या? ये 5 हमारा 10 हो जाएगा। क्या इतना क्लियर है? बिल्कुल। अगर इतना क्लियर है मेरे भाई तो अब देखो रेशियो कितना ले रहा है? 1:3 ले रहा है। देखो ये भी 16 है, ये भी 16 है, इसका लेकिन 1 रेशियो ले रहा है, इसका कितना रेशियो ले रहा है? 3 रेशियो ले रहा है। तो टोटल मिला कितना रहा है? टोटल सर इसका जो आ रहा है रिजल्टेंट जो आ रहा है वो 4 वॉल्यूम आ रहा है। अच्छा 4 वॉल्यूम आ रहा है, लेकिन मिला कितना रहा है? मिला तो रहा है सर 16 + 16। क्लियर है क्या? यानी कि मिला कितना रहा है? 32। अच्छा 32 मिला रहा है। 32 की वैल्यू ये बोल कितना रहा है? कि ये 4 है। ठीक है, अगर इसका 4 हमारे 32 के बराबर है तो इसका 1 जो होगा हमारे 8 के बराबर होगा। क्लियर है क्या? बिल्कुल, इसका 1 जो होगा वो हमारे 8 के बराबर होगा, इसका क्वेश्चन का, और ये हमारा चल रहा है। ठीक है, अच्छा तो हमारे 8 के बराबर होगा, तो जाहिर सी बात है इसका 1 हमारे 8 के बराबर होगा और इसका 3 हमारे 8 × 3 यानी कि 24 के बराबर होगा। क्लियर है क्या? बिल्कुल, ये हमारा 8 है। अब दिया तो सर 16 है, लेकिन हमने 8 ले लिया। अब जब 8 ले लिया तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा? आधा करना पड़ेगा। अगर आधा करना पड़ेगा तो एल्यूमिनियम के केस में देखो 5 का आधा करेंगे तो 2.5 हो जाएगा, कॉपर के केस में आधा करेंगे तो 5.5 हो जाएगा। अब सर ये था कितना? तो देखो ये तो 16 था सर, ये तो 16 था, लेकिन कर कितना दिया? 24 कर दिया, तो ये तो 1.5 गुना कर दिया सर। अगर 1.5 गुना कर दिया तो एल्यूमिनियम का अब जो होगा 6 × 1.5 यानी कि 9 हो जाएगा, और कॉपर का 10 × 1.5 करेंगे तो 15 हो जाएगा। क्या इतना क्लियर है? तो अब जो हमारा आर जो बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा सर कि एल्यूमिनियम अगर 2.5 था तो कॉपर 5.5, एल्यूमिनियम 9 था तो कॉपर 15। ठीक है, अच्छा हमें परसेंटेज बताना है एल्यूमिनियम का, तो एल्यूमिनियम जोड़ लो भाई। एल्यूमिनियम कितना है सर? 2.5 और +9 है, बटे अब हमको किसके रिस्पेक्ट में बताना है? कॉपर के रिस्पेक्ट में। तो कॉपर है कितना भैया? 5.5 और +15, यही तो है। ठीक है, तो अब हमको जो परसेंटेज बताना है, हमारा जो परसेंटेज होगा वो और कुछ नहीं सर, एल्यूमिनियम बाई कॉपर
इंटू 100% होगा, तो सॉल्व कर लो यार। एल्यूमिनियम को अगर मैं ऐड करूँ तो 2.5 और 9 कितना हो जाएगा, 9 2 11 11.5 हो जाएगा, और बाई 15 5 20 ये हो जाएगा 20.5 इंटू 100%। ये डेसिमल हटाओ, ये डेसिमल हटाओ, 5 से काट दो। जैसे ही 5 से काटोगे तो ऊपर आ जाएगा 5 2 ज़ा 10, 15 5 3 ज़ा 5 4 ज़ा 20, 1 ज़ा इंटू 100%, इतना ही परसेंट आएगा। अब इसको मेरे भाई सॉल्व करने की कोशिश करो। जैसे ही सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो ऊपर आ गया है भाई 2300/41। अगर 41 आ गया है, अब देखो तुम्हारा आंसर जो है वो 63 52 48 56 कुछ ऐसे आंसर दिया हुआ है। तो क्या इसको सॉल्व करने की ज़रूरत है? नहीं, सॉल्व पूरा तो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इसको अप्रॉक्सीमेशन से भी कर सकते हैं। अगर सर ये मेरा 40 होता, ध्यान दो, अगर मेरा ये 40 होता तो ये मेरा मैं कह सकता था 2300/40 कह सकता था। क्या मैंने थोड़ा सा कम कर दिया जैसे ही मैं थोड़ा सा कम करूँगा तो मेरा आंसर थोड़ा सा ज़्यादा आ जाएगा। तो देखो इसको काट दिए तो 4 5 20, 20 के बाद 30, तो 4 7 28, अरे मेरे भाई 4 4 5 20, तो 30 बचा, तो 4 7 28, 57 पॉइंट समथिंग। तो ये मेरा आंसर जो आएगा ये हल्का सा ज़्यादा आया हुआ होगा। क्यों? क्योंकि नीचे का वैल्यू मैंने कम कर दिया, जब कम कर दिया तो ज़्यादा आ रहा था, तो किससे थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा होगा, 56 से। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। अब अगर अप्रॉक्सीमेशन नहीं समझ में आ रहा है तो मेरे भाई डिवाइड कर लेना, सीधे सीधे आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या? बस करना क्या था, तो 2300/41 जैसे ही डिवाइड करोगे आंसर आ जाएगा 56 पॉइंट समथिंग %। क्या क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से इसको देख लो, इसमें क्या करना है। जब भी कहीं ऐसा क्वेश्चन दिया रहा है कि भैया क्या है क्वेश्चन, ध्यान से देखना, अभी बता रहा हूँ कि 2 मिक्सचर आपके पास दिए होंगे, एक यहाँ पे P दिया था, एक यहाँ पे Q दिया था। P वाले का एल्यूमिनियम कॉपर का रेशियो दिया था 5:11, Q का एल्यूमिनियम कॉपर का रेशियो दिया था 2 मल्टीप्लाई किया ना तो 3:5 दिया था। क्लियर है क्या? 3:5 दिया था। अर्लियर इसका रेशियो कितना था, 3:5 था। अच्छा, अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो हमें करना क्या है सर, कि अगर ये क्वेश्चन बोले कि ये 2 मिक्सचर को मिला के एक तीसरा मिक्सचर बना रहे हैं और इन दोनों मिक्सचर का कुछ पर्टिकुलर रेशियो ले रहे हैं, तो हमेशा हमें इनका मास बराबर करना पड़ेगा। तो ये अगर 16 था तो ये 8 हो रहा था, तो इसको भी 16 कर दिया। 16 किया तो जाहिर सी बात है एल्यूमिनियम कॉपर का रेशियो चेंज हो गया। रेशियो तो नहीं चेंज हुआ, बेसिकली ये रेशियो वही रह गया, बस अमाउंट चेंज हो गया। ठीक है, तो ये 5:11 हो गया, ये 6:10 हो गया। अब बोल रहा है कि भैया ये 1 ले रहा है, ये 3 ले रहा है, तो 1:3 के रेशियो में बन रहा है। तो टोटल जो इसका मास बन रहा है वो कितना बन रहा है, 4 बन रहा है। टोटल मास हमने कितना लिया, हमने लिया 16 + 16 32, तो हमारा 32 इसके 4 के बराबर है क्या? तो हमारा 32 इसके 4 के बराबर, तो हमारा 8 इसके 1 के बराबर होगा। तो इसका जो 1 है हमारे कितने के बराबर है, 8 के बराबर है। अगर 8 के बराबर है तो हमें तो 16 चाहिए था, तो 8 और 16, तो जाहिर सी बात है इसको क्या करना पड़ेगा, आधा करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसने सवाल में बोला है कि 8 चाहिए और हमारा 16 था, तो हम तो सवाल के हिसाब से चलेंगे, तो अपना भी हम क्या करेंगे, आधा करेंगे। तो 5 का आधा किया 2.5 आ गया, 11 का आधा किया 5.5 आ गया। उसी तरह भैया हमने लिया कितना था, 16, लेकिन ये कहा 16 नहीं भैया 24। क्यों? क्योंकि हमने निकाला 1:3 था, 3 था तो 24 आ गया था। अब भैया 16 से 24 यानी कि 1.5 गुना करना है, तो 6 का 1.5 किया तो 9 और 10 का 1.5 किया तो 15। अब एल्यूमिनियम और कॉपर का परसेंटेज एल्यूमिनियम का परसेंटेज निकालना है विद रिस्पेक्ट टू कॉपर, तो एल्यूमिनियम का मास ऊपर रख दो, कॉपर का मास नीचे रख दो। एल्यूमिनियम का मास जोड़ दिया मेरे भाई, एक था 2.5, एक था 9, तो 9 और 2.5 जैसे ही जोड़े तो हमारा आंसर आ गया 11.5। कॉपर का मास एक का 5.5 था, एक का 15 था, तो जाहिर सी बात है इन दोनों को जोड़े तो 20.5 आ गया। जैसे इसको सॉल्व किया तो आंसर हमारा आ गया कितना, 56%। क्लियर है क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। फिर अगला सवाल कह रहा है कि अ सर्टेन सम ऑफ मनी लेंट एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू ₹1200 इन 2 ईयर। अमाउंट कितना हो गया मेरे भाई, अमाउंट हो गया 1200 रुपया, कितने साल में, तो 2 साल में। ठीक है, अच्छा और अमाउंट कितना हो गया, तो अमाउंट हो गया कह रहा है 1600 रुपया, टाइम कितने साल में, तो 4 साल में मेरे भाई। ठीक है क्या, कितने साल में, 4 साल में मेरे भाई। 2 साल में 1200 हो रहा है, 4 साल में 1600 हो रहा है। तो इन 2 साल में अगर मैं देखूं, ये जो गैप था, इन 2 साल में अगर मैं पूछूं तो कितना इंटरेस्ट पाया होगा, तो सर 1600 - 1200 यानी कि 400 पाया होगा। तो मैं अगर पूछूं कि 1 साल में इंटरेस्ट कितना पाया होगा, तो 1 साल में तुम इंटरेस्ट कह सकते हो कि सर 200 पाया होगा। अच्छा, अगर ये कह रहा है कि अमाउंट 1200 हुआ था 2 साल में, 2 साल में अमाउंट 1200 हुआ था, तो प्रिंसिपल कितना रहा होगा, सर 2 साल में अमाउंट 1200 हुआ था, 1 साल में इंटरेस्ट कितना है, 200, 2 साल में इंटरेस्ट कितना है, 400, ये टाइम, ये इंटरेस्ट। अब 2 साल में इंटरेस्ट 400 हो गया, तो जाहिर सी बात है प्रिंसिपल 800 रहा होगा, इंटरेस्ट 400 हुआ होगा, तभी तो अमाउंट तुम्हारा 1200 हुआ होगा। 1 सेकंड, तभी तो वो अमाउंट 1200 हुआ होगा। क्या क्लियर है क्या?
भाई मेरे इसमें दिया है कि अमाउंट कितना हो रहा है, ध्यान से सुनना, अमाउंट दिया हुआ है कि 1200 रुपये 2 साल में हो रहा है, 1600 रुपये 4 साल में हो रहा है। अगर बोल रहा है मेरे भाई तो 1200 2 साल में हुआ, 1600 4 साल में हुआ, तो इंटरेस्ट अगर मेरे को देखना हुआ तो 2 साल में 400 का इंटरेस्ट मिला, तो 1 साल में 200 का इंटरेस्ट मिला। अब ये कह रहा है कि अ सर्टेन सम ऑफ मनी, एक कुछ अमाउंट ऑफ मनी था जो कि सिंपल इंटरेस्ट पे दिया, अमाउंट 1200 हो गया 2 साल में, 2 साल में अगर अमाउंट 1200 हो गया तो 2 साल में इंटरेस्ट भी लगा होगा, तो 2 साल में इंटरेस्ट कितना लगा, 2 साल में इंटरेस्ट 400 लगा। अच्छा 400 इंटरेस्ट लगा, 400 क्या लगा, इंटरेस्ट लगा, तो प्लस प्रिंसिपल कुछ रहा होगा तभी तो अमाउंट बना होगा। अमाउंट बन के कितना हो गया, 1200 हो गया सॉरी। तो प्रिंसिपल अगर निकालना हुआ तो जाहिर सी बात है इसको माइनस कर देंगे, तो 1200 में से जैसे ही मैं 400 घटाऊंगा तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा, 800 आ जाएगा। तो 800 तो मेरा आ गया क्या सर, प्रिंसिपल, 800 मेरा प्रिंसिपल आ गया। हमें निकालना क्या, हमें रेट परसेंट निकालना है पर एनम। तो हमें पता है आई इज इक्वल टू होता है PRT/100। आई कितना आ रहा था सर, 1 साल का इंटरेस्ट आ रहा था 200, प्रिंसिपल कितना था सर 800 इंटू आर इंटू टाइम कितना लिया 1/100। ये इससे 2 जीरो काट दिया, अब इसको इससे डिवाइड कर दिया, 200/8 जैसे ही करेंगे तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25% आ जाएगी। क्लियर है क्या, अरे काट के देख लो मेरे भाई, 8 दूना 16, 4 40, 8 पचे 40, तो 25% हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, वही आंसर है। क्लियर है क्या, चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आते ही आते हैं, और देखो हल्का सा बस खाली इसमें दिमाग लगाना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं है, बस थोड़ा सा तुम्हें दिमाग लगाना है। बहुत जगह तुम देखोगे भी तो बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के ऐसे क्वेश्चंस को बताया होगा, बहुत ज़्यादा इतना छोटे में बता दिया होगा कि समझ में ही नहीं आया होगा। तो आज हम इसका ब्रह्मास्त्र देखेंगे कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें। चलो, तो बोल रहा है कि 9 डिजिट का भैया नंबर है तुम्हारे पास, ये कुछ ऐसा नंबर है जो कि डिविजिबल बाई 99 है। अगर 99 से डिविजिबल है तो हमें पता है कि भैया 9 और 11 दोनों से डिविजिबल होगा, तभी ये 99 से डिविजिबल होगा, बिल्कुल। तो हमसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है, अगर इसकी वैल्यू पूछ रहा है तो जनरली ए और बी की अगर मैं वैल्यू बता दूं तो मेरा काम हो जाएगा। हो जाएगा क्या, चलो। अब इन दोनों का डिविजिबिलिटी रूल पता है क्या, 9 और 11 का, बिल्कुल। 9 का अगर मैं पूछूं और 11 का पूछूं तो 9 का तो ये होता है सर कि अगर इस नंबर का सारे डिजिट्स का सम 9 से डिवाइड कर दूं और अगर हो रहा हो तो ये पूरा नंबर 9 से डिविजिबल होगा। 11 का क्या है सर कि जितने भी ऑड डिजिट्स पे नंबर आ रहे हों, जितने भी इवन डिजिट्स पे नंबर आ रहे हों, उनका मैं सम करूंगा अलग अलग और फिर उनका डिफरेंस निकालूंगा। अगर वो 11 का मल्टीपल आ रहा है तो वो 11 से डिविजिबल होगा। यही था क्या, चलो तो पहले मैं देख लेता हूँ। 11 का अगर बोल रहा है तो पहले मैं ऑड वाला डिजिट ले रहा हूँ, तो ये हो गया 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 3 10, 10 + 20, तो ये हो जाएगा सर 10 + b। ये तो हो गया मेरा ऑड वाला टर्म। अब इवन वाला टर्म मैं दिखा दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा 4 2 6, 6 1 7, 7 + a, यही होगा क्या, तो हो जाएगा सर 7 + a। इसका अगर मैं डिफरेंस लूँ तो ये कितना आना चाहिए, ये आना चाहिए सर 11 का मल्टीपल आना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल सर। अगर यही हमारा डिविजिबिलिटी रूल है 11 का। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 9 का डिविजिबिलिटी रूल है सर कि पूरे का अगर मैं सम कर दूं सारे डिजिट्स का तो 9 से डिवाइड होना चाहिए, 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो पूरे का जैसे ही मैं सम करूंगा तो हो जाएगा 10 + b और प्लस 7 + a, तो इज इक्वल टू 9 p होना चाहिए। क्लियर है क्या, बिल्कुल सर। अब इसको जैसे ही मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे भाई 10 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 3, 3 + b - a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 11 के। और अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो 10 + 7 कितना हो जाएगा 17, 17 + b + a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9p। क्लियर है क्या, अच्छा 11 के यानी कि सर हो सकता है ये नंबर कितना आ जाए 0 आ जाए, हो सकता है ये नंबर 11 आ जाए, हो सकता है ये नंबर 22 आ जाए, कुछ भी आ सकता है क्या, नहीं कुछ भी नहीं आ सकता है सर। तो क्या क्या आ सकता है सर, आप कैसे कर सकते हैं कुछ भी नहीं आएगा मेरे भाई। जब भी मैं b - a करूंगा तो b और a कुछ ना कुछ डिजिट है, तो जाहिर सी बात है इनका जो डिफरेंस होगा मैक्सिमम 9 होगा, उससे ज़्यादा तो जा ही नहीं सकता। तो सबसे बड़ा नंबर 9 + 3 12 होगा, 12 से बड़ा जा ही नहीं सकता। तो जाहिर सी बात है ये 22 तो नहीं होना है, यानी कि या तो 0 होगा या तो 11 होगा, यानी कि 3 + b - a की वैल्यू या तो 0 होगी और या तो मैं कह सकता हूँ कि 3 + b - a की वैल्यू कितनी होगी 11 होगी। इतना क्लियर है क्या, एक तो ये आ गया सर, ये आया 11 के डिविजिबिलिटी रूल से कंडीशन। अच्छा 9 के डिविजिबिलिटी रूल से देख लेते हैं मेरे भाई। अगर मैं 9 वाले का बात करूँ तो सर a + b अगर मैं करूँ तो ये मैक्सिमम कितना आ जाएगा सर 9 + 9 18 आ सकता है, और 18 और + 17 अगर मैं कर दूँ तो 35 आएगा ज़्यादा से ज़्यादा, उससे बड़ा नहीं आ सकता है। ठीक है, 18
प्लस 17 कर दूं तो 35 आ सकता है, उससे बड़ा नंबर नहीं आ सकता है। तो मेरे भाई या तो ये क्या आ सकता है, या तो ये क्या, ये जीरो आ सकता है क्या कभी भी? नहीं सर, ये जीरो नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि बी प्लस ए में कुछ भी करूँ तो माइनस में तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि दोनों पॉजिटिव नंबर होंगे ना, कुछ डिजिट्स होंगे, तो जो भी नंबर होगा वह 17 से तो बड़ा होगा। अगर 17 से बड़ा होगा मेरे भाई तो जाहिर सी बात है या तो 18 होगा या तो 27 होगा, क्योंकि 9 का मल्टीपल हो रहा है। बिल्कुल सर। 36 जा नहीं सकता। 36 क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि 35 के ऊपर लेना ही नहीं हमें। तो भैया इससे भी मेरे दो कंडीशंस आ गए, इससे मेरे जो दो कंडीशंस आ गए वो भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे आगे 17 प्लस बी प्लस ए इज इक्वल टू 18 आ गया, और 17 प्लस बी प्लस ए इज इक्वल टू क्या आ गया? 27 आ गया। क्या इतना क्लियर है? हाँ चलो, अगर इतना क्लियर है मेरे भाई तो ये तो आ गया 9 से डिविजिबिलिटी रूल का कंडीशन। अच्छा, इसको अब जरा रीअरेंज करके लिख लेते हैं ये दोनों को। तो ऊपर वाले को अगर मैं रीअरेंज करके लिखूंगा तो यहाँ से एक मेरा इक्वेशन आ गया सर a माइनस बी इज इक्वल टू 3, इसको इधर भेज दिया, इसको भी इधर भेज दिया, तो a माइनस बी इज इक्वल टू 3। और इसको अगर मैं देखूंगा तो ये हो जाएगा b माइनस ए इज इक्वल टू 8। क्लियर है क्या? अच्छा, उसी तरह अगर मैं इसको भी रीअरेंज करके लिखूँ तो यहाँ पे हो जाएगा सर a प्लस बी, ध्यान से देखना, a प्लस बी इज इक्वल टू 18 माइनस 17 1 हो जाएगा। और अगर इसको मैं देखूँ तो ये हो जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 27 माइनस 17 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा सर। तो ये टोटल हमारे पास 4 कंडीशन आ रहे हैं सर, 1 2 3 4। ये हमारे पास आ रहे हैं 11 वाले 2, और ये हमारे पास आ रहे हैं 9 वाले 2। तो 4 कंडीशंस हमारे बन सकते हैं सर। या तो हम क्या करें, ध्यान से देखना, या तो हम इसको सॉल्व करते हैं, या तो हम इसको सॉल्व कर दें, या तो हम इसको सॉल्व कर दें, या तो हम इसको और इसको सॉल्व कर दें। क्या क्लियर है क्या? हाँ सर, किसी को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो अब टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, अब हम सॉल्व कर लेते हैं। जैसे ही मेरा आया सबसे पहला कंडीशन मैं कह रहा हूँ a माइनस बी इज इक्वल टू 3, मैं पहले ये वाला देखता हूँ, ठीक है, a माइनस बी इज इक्वल टू 3 है, और फिर ये वाला ले लेता हूँ a प्लस बी इज इक्वल टू 1 है। जैसे ही मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देता हूँ। जैसे ही मैं ऐड करूँगा तो 2a का वैल्यू आ जाएगा, 2a का वैल्यू 4 आएगा, तो a की वैल्यू 2 आएगी। a की वैल्यू अगर 2 आ गई तो इन दोनों में से किसी में भी पुट कर दो और b की वैल्यू निकालो। तो जैसे ही मैं a की वैल्यू 2 ऊपर वाले में पुट करूंगा तो 2 माइनस बी इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो b की वैल्यू 2 माइनस 3 यानी कि -1 आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है सर। क्यों? क्योंकि b एक डिजिट है तो वो माइनस में थोड़ी आएगा सर, ठीक है, माइनस में नहीं आएगा, तो b की वैल्यू -1 नहीं आएगी, यानी कि ये दो कंडीशन तो नहीं हो सकते सर। अच्छा, अब मैं पहला चौथा सॉल्व करूंगा। जब मैं पहला चौथा देख रहा हूँ तो जैसे ही मैं इन दोनों को ऐड करूँगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पे आ जाएगा मेरा 2a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3 + 10 13 आ जाएगा। तो a की वैल्यू आ जाएगी 13/2 यानी कि 6.5, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये डिजिट्स हैं, तो या तो 0 1 2 3 4 कुछ ऐसे ही नेचुरल नंबर्स होंगे या फिर होल नंबर्स होंगे। तो ये 6.5 तो नहीं आ सकता सर, रेशनल नंबर नहीं आ सकते, डेसिमल में नंबर नहीं आ सकता। तो जाहिर सी बात है पहला और चौथा भी सर कट गया। अगर कट गया मेरे भाई तो अब मैं लूँगा दूसरा और तीसरा। दूसरे तीसरे को जैसे ही मैं ऐड करूंगा तो मैं इसमें देख सकता हूँ कि 2b का वैल्यू आ जाएगा 9, तो b का वैल्यू 9/2, फिर ये भी पॉसिबल नहीं होगा सर क्योंकि 4.5 आ रहा है। तो जाहिर सी बात है मेरा बचा मेरे भाई कौन कौन सा? दूसरा और चौथा। इन्हीं दोनों से मेरा आंसर आने वाला है, और जैसे ही मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो a तो खा जाएगा, तो 2b की वैल्यू आ जाएगी 10 + 8 18, यानी b की वैल्यू आ जाएगी 9। जैसे ही b की वैल्यू 9 आई, किसी में भी पुट कर दो तो 9 माइनस a इज इक्वल टू 8, तो 9 माइनस 8 इज इक्वल टू a, तो a की वैल्यू आ गई मेरे भाई कितनी है? 1। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 9, पुट कर दो, आंसर ले आओ, तो 2 1 जा 2 और प्लस 9 यानी कि 11, यही मेरा आंसर है। क्लियर है क्या? तो यही मेरा यहाँ पे आंसर है, 11 ही मेरा आंसर है। क्लियर है? तो ये सारे क्वेश्चंस ऐसे ही होने। अब तुम कहोगे सर इतना बड़ा, ये इतना कैसे हो पाएगा वहाँ पे 20 से 25 सेकंड में? 20 से 25 सेकंड में हो जाएगा, कुछ नहीं करना है। ये तो इतना समझाया है, आपको तुरंत पता होना चाहिए कि भैया 9 से डिविजिबल है, 11 से डिविजिबल है। अगर 11 से डिविजिबल है तो ये आपका आ जाएगा, 9 से डिविजिबल है तो ये आपका आ जाएगा। जैसे ही आ जाएगा तो आपके पास 4 कंडीशंस आ जाएंगे। अगर 4 कंडीशन आ जाएंगे मेरे भाई तो ये 4 कंडीशन आपको लिख सकते हो, इतना तो लिख सकते हो 20 से 25 सेकंड में। अब आपको देखना है, उसके लिए आपको 10 सेकंड देना होगा। आपको इक्वेशन सारे सॉल्व नहीं करने हैं, ठीक है। जैसे ही आप ऐड करोगे हर 2 इक्वेशंस को तो कहीं ना कहीं आपको पता लग जाएगा कि कोई a या b की वैल्यू जो आ रही है वो डेसिमल में आ रही है या नेगेटिव आ रही है। अगर ये सब आ रहा है तो वो दोनों इक्वेशन लेना ही नहीं है। आपको इक्वेशन सिर्फ वही लेना है जिस केस में आपकी जो a और b की वैल्यूज आ रही हैं वो कुछ पॉजिटिव नंबर्स दे रहा है, यानी कि होल नंबर दे रहा है बेसिकली, ठीक है। पॉजिटिव नंबर नहीं, होल नंबर दे रहा हूँ। क्या क्लियर है? चलो तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमसे कह रहा है कि पाई चार्ट गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ बॉयज इन 8 स्कूल्स। 8 स्कूल हैं कुछ, ABCDEFGH।
ठीक है। बोला द टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ इन ऑल दीज 8 स्कूल्स इज़ 5000, टोटल 5000 बच्चे हैं। नंबर ऑफ बॉयज़ इन अ पर्टिकुलर स्कूल इज सोन एज द परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ इन ऑल दीज 8 स्कूल्स। भैया क्या बोल रहा है कि 8 स्कूल हैं, 8 स्कूल में टोटल 5000 बच्चे हैं। नंबर ऑफ बॉयज़ इन अ पर्टिकुलर स्कूल, एक पर्टिकुलर स्कूल में जो नंबर ऑफ बॉयज़ हैं वो हमें दिखाए हुए हैं एज अ परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉयज़। ठीक है, इज सोन एज द परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉयज़। ध्यान से देखो, बोल रहा है कि पाई चार्ट जो है वो हमें नंबर ऑफ बॉयज़ 8 स्कूल के बारे में बता रहा है। टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ जो हैं 8 स्कूल्स में वो 5000 हैं। नंबर ऑफ बॉयज़ एक पर्टिकुलर स्कूल की अगर मैं बात करूं तो वो हमें दिखाया हुआ है परसेंटेज के टर्म्स में। ठीक है, परसेंटेज के टर्म्स में बताया हुआ है कि अगर कुल 8000 बच्चे हैं तो 5000, तो 5000 के 8% में निकाल दूं तो एच में है, 9% निकाल दूं तो जी में है, 5000 का 10% निकाल दूं तो एफ में है। तो ऐसे में हर एक स्कूल का नंबर बता सकता हूं कि कितने नंबर हैं। क्लियर है। हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉयज़, टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ इन बी, डी एंड ई। बी, डी और ई, तो कहा है भैया बी में कितने परसेंट है, 4% है। डी में कितने परसेंट है, डी में 25% है। ई में कितने परसेंट है, तो ई में 13% है। तो ये जो परसेंट है ये किसके परसेंट है, ये टोटल के इतने परसेंट है सर। ठीक है, अच्छा अगर मैं इसको ऐड कर दूं तो 25 4 29, 29 30 40, तो ये हो जाएगा 42%। 42% किसका सर, 5000 का। क्लियर है क्या। अच्छा रेशियो हमको निकालना है इसका टोटल किसके साथ, तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ इन ए, सी और एफ। तो भैया ए सी एफ में क्या है, ए का अगर मैं देखूं तो 26 है, सी का अगर मैं देखूं तो सी में कितने हैं तो 5 है, एफ में अगर देखूं तो एफ में कितने हैं 10 है। तो 26 5 31, 31 10 41, 41%। 41% किसका मेरे भाई, तो 5000 का। तो पूछ रहा है इन दोनों का रेशियो क्या है, तो रेशियो क्या है, तो वो 5000 लिखना जरूरी है क्या, नहीं सर, वो तो डायरेक्ट हो जाएगा 42/41। अरे ये भी 5000 का ही परसेंट है, ये भी 5000 का ही परसेंट है, तो ये तो कट ही जाएगा, ये क्यों लिखना। तो सीधे आपको करना क्या था, बस खाली दोनों का सम करके रेशियो निकाल लेना था। क्लियर है। सॉरी। तो कहीं भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, पाई चार्ट दिया हुआ है, आपसे बोल रहा है कि भैया रेशियो क्या है, रेशियो के लिए कहीं भी आपको वैल्यूज़ निकालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर पर्टिकुलरली ये पूछ देता कि भैया ए में कितने बच्चे हैं, तो आपको निकालना पड़ता कि 26% ऑफ 5000 बताऊंगा तो वही हमारे नंबर ऑफ बॉयज़ आ जाएंगे ए वाले स्कूल में। बट अगर आपसे रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ पूछ रहा है तो भैया बस खाली टोटल परसेंटेज यहाँ से देख लो, वही टोटल परसेंटेज का रेशियो निकाल दो। क्योंकि जो भी परसेंटेज निकालोगे, चाहे वो तुम बी का निकालो, चाहे डी का, चाहे ई का, चाहे ए का, चाहे सी का, चाहे एफ का, निकालोगे तो सबका इसी 5000 के रिस्पेक्ट में। तो भैया वो तो 5000 कटेगा ही कटेगा, हमें तो बस खाली परसेंटेज से मतलब है, तो हम परसेंटेज अपना देख लेंगे। क्लियर है क्या। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अगला सवाल बहुत अच्छा सवाल। अगला सवाल कह रहा है, देखो अब ये सब जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। बोल रहा है क्या, गिवन फिगर दिया हुआ है के आई बराबर दिया हुआ है आई टी। अच्छा फिर दिया ई के बराबर ई टी, ई के बराबर क्या दिया हुआ है, ई टी दिया हुआ है। अब मेरे भाई बोल रहा है कि तुमको TEI बताना है, एंगल TEI यानी कि ये वाला एंगल बताना है। अब मेरे भाई हमें पता है कि अगर मैं देखूं ट्रायंगल कौन सा, तो ये वाला ट्रायंगल, और देखूं ये वाला ट्रायंगल, तो क्या इसमें एक साइड के बराबर है, बिल्कुल। क्या ये दूसरा साइड ये दूसरे साइड के बराबर है, बिल्कुल। क्या ये तीसरा साइड कॉमन है दोनों ट्रायंगल में, बिल्कुल। तो क्या ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, बिल्कुल होंगे। अगर कॉन्ग्रुएंट होंगे तो क्या मैं कह सकता हूँ कि जो ये वाला एंगल होगा वो इस एंगल के बराबर होगा। क्यों सर, CPCT मेरे भाई, कह सकता हूँ क्या, CPCT क्या होता है सर, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। मतलब ये कि अगर मेरे भाई कहीं दिया हुआ है कि दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उसके हर एक करस्पॉन्डिंग पार्ट्स दूसरे ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स के बराबर होंगे। मतलब अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल की बात करूँ तो ये वाला एंगल ये वाले एंगल के बराबर होगा, ये वाला एंगल जो होगा वो ये एंगल के बराबर होगा। बात समझ में आ रही। तो ऐसे कुछ ना कुछ होने वाला है। अच्छा मेरे भाई, तो मैं कह सकता हूँ कि ये एंगल बराबर होगा। तो सपोज कर लो इसका वैल्यू x ले रहा हूँ, इसका वैल्यू x ले रहा हूँ, तो क्या मैं कह सकता हूँ मेरे भाई x प्लस 150 की वैल्यू 360 डिग्री होगी। बिल्कुल सर, दिख रहा है, सर्कल बन जाएगा पूरा 360। तो ये हो जाएगा 2x = 360 माइनस 150। 360 में से अगर 100 जाएगा तो 260, 260 में से 50 जाएगा तो 210, 210 आ रहा है 2x की वैल्यू, तो 2 से इसको डिवाइड कर दो तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे भाई, 105 डिग्री। तो यही हमारा क्या है, आंसर है। क्या क्लियर है क्या। चलो आगे बढ़ो। अगला सवाल बोल रहा है कि पाई चार्ट गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ कार सोल्ड बाय 8 डिफरेंट कंपनीज। अब कार सोल्ड कर रहा है भैया, ठीक है, 8 डिफरेंट कंपनीज का। टोटल नंबर ऑफ कार सोल्ड बाय
ऑल दीज 8 कंपनीज, टोटल नंबर ऑफ कार भी दे दिया भैया कितने कि 5000 है भाई, बच्चे की जगह बस खाली क्या आ गया, टोटल नंबर ऑफ कार आ गया। नंबर ऑफ कार सोल्ड बाई पर्टिकुलर कंपनी इज सोन एज परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ कार सोल्ड बाई ऑल दीज 8 कंपनी। कह रहा भैया अगर पी कंपनी का पूछे कि कितना कितना कार सोल्ड किया तो 12% ऑफ 5000, क्यों कितना किया 18% ऑफ 5000। बट इसमें पूछा क्या, इसमें फिर से अगेन क्या पूछ दिया है, रेशियो पूछ दिया। जैसे ही रेशियो पूछ दिया तो हम खुश हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि हमें वैल्यूज तो निकालनी ही नहीं है, हमें तो एड सब्ट्रैक्ट जो बोलेगा वो करके रेशियो बता देना है। सवाल पूछा व्हाट इज द रेशियो ऑफ सेंट्रल एंगल फॉर्म्ड बाई द सेक्टर आर एंड एस। अब भैया सेंट्रल एंगल, अब देखो यहाँ पे क्या खेल रहा है, गेम खेल रहा है तुम्हारे साथ। गेम कैसे खेल रहा है मेरे भाई, अब यहाँ पे कह रहा है रेशियो ऑफ सेंट्रल एंगल बताना है। अरे मेरे भाई रेशियो तुम सेंट्रल एंगल का बताओ, चाहे रेशियो तुम उम्र का बताओ, चाहे रेशियो तुम एज का बताओ, चाहे रेशियो तुम किसी चीज़ का बताओ, किसी चीज़ का, हमें उससे मतलब नहीं है, ठीक है। कोई भी चीज़ आ जाए, सेंट्रल एंगल आ जाए, तुम्हारा कार आ जाए, बॉय आ जाए, कोई मतलब नहीं। किसका किसका बताना है, तो सर बताना है बाई सेक्टर आर एंड एस। तो आर कितना परसेंट है, 17% है, तो हम 17 लिख लेंगे सर। एस कितना परसेंट है, तो एस 13% है, तो सर हम 13 लिख लेंगे, ठीक है क्या। तो 17 + 13 कितना हो जाएगा सर, 30% हो जाएगा। टू द टोटल सेंट्रल एंगल कितना बाई सेक्टर यू एंड वी, यू का कितना है सर, यू का 6 है सर, वी का कितना है 9 है सर, तो ये कितना हो जाएगा 15% हो जाएगा। अरे भैया ये भी 30% ऑफ 360 डिग्री होगा, ये भी 15% ऑफ 360 डिग्री होगा, तो रेशियो तो लिखने का जरूरत ही नहीं है, ये वाला रेशियो में ये 360 डिग्री तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो हमें जब रेशियो बताना है तो ये हो जाएगा 30/15, यानी कि 2:1 हमारा क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा। क्या क्लियर है मेरे भाई, तो यही हमारा आंसर है 2:1। तो यहाँ पे घुमाने का कोशिश करेगा, अगर पाई चार्ट में तुम्हें परसेंटेज दे दिया है तो घबराने की बात नहीं है, फिर वो परसेंटेज से मेरे भाई वो कुछ भी पूछ ले कि रेशियो तुम सेंट्रल एंगल का बताओ, रेशियो तुम ये बताओ कि पी और क्यू कितना एक साथ प्रोड्यूस कर रहे हैं कार, बाई द रेशियो तुम्हें बताने कि एस और कितना कर रहे हैं प्रोड्यूस, एस और आर कितना कर रहे हैं प्रोड्यूस, तो रेशियो में सिर्फ और सिर्फ तुमको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है जैसा वो बोलेगा, बाकी कुछ नहीं करना है। क्लियर है क्या, चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है मेरे भाई कि एक ट्रायंगल दिया हुआ है ABC। अरे यार ये सब के लिए तो पेन भी नहीं उठाना है, लेकिन चलो कोई नहीं, बता ही दे रहे हैं। ABC दिया हुआ है, बोल रहा है मेरे भाई कि इसका और इसका सम कितना है, 110 डिग्री है। तो ये वाला एंगल पूछ रहा है मेरे भाई, तो ये वाला एंगल कितना होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी से 180 - 110 यानी कि 70 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि अगर कोई ट्रायंगल दिया हुआ है तो ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, ये एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल है। तो क्या तीसरा एंगल 70 डिग्री नहीं आ जाएगा, बिल्कुल यही मेरा आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बोल रहा है कि इन द गिवन फिगर एंगल ABC हमें दिया हुआ है, ये पूरा 81 डिग्री दिया हुआ है, एंगल ACB 9 डिग्री दिया हुआ है, पूछ रहा है व्हाट इज एंगल BDC, ये एंगल पूछ रहा है। अब मेरे भाई अगर ये दोनों एंगल बताए तो ये एंगल बता देंगे क्या, बिल्कुल सर ये एंगल बता देंगे। ये एंगल कितना आएगा, अगर 81 + 9 अगर मैं ऐड कर दूं तो ये 90 हो जाएगा, तो ये 180 - 90 यानी कि ये भी 90 हो जाएगा। अब मेरे भाई पूछ तो ये वाला एंगल रहा है, तो ध्यान दो मेरे भाई, सर्कल का प्रॉपर्टी होता है कि एंगल सबटेंडेड बाई ए कॉर्ड, ये क्या कॉर्ड है BC, हाँ कॉर्ड है। तो अगर ये कोई ऊपर मेजर सेगमेंट में जितने भी एंगल्स बनाएगा, एक ये एंगल बना रहा है, एक ये एंगल बना रहा है, अगर मैं कह दूं एक ये एंगल बना रहा है, ये ऐसे बना रहा है, तो ये मेजर सेगमेंट में जितने भी एंगल्स बनाएगा वो सारे का वैल्यूज़ क्या होगा, सेम होगा। ऐसा क्यों सर, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है मेरे भाई कि एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड इन द सेम सेगमेंट आर ऑलवेज इक्वल, तो टेंशन नहीं लेना है। क्लियर है क्या, जो भी ये एंगल होगा वही ये भी एंगल होगा, यानी कि आंसर मेरा कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। क्लियर है क्या, चलो आगे बढ़ो फिर। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं फिर। बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा। चलो क्या बोल रहा है, बोल रहा है भैया एक्स की वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू फाइंड करो। अब इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे सर, तो बहुत आसान सा सवाल है। हम क्या करें, एक बहुत सारे दिमागदार बच्चे होंगे वो कहेंगे सर ये एक्स की वैल्यू रखिए, क्यूब निकालिए, स्क्वायर निकालिए और एक्स की वैल्यू पुट कीजिए और उसकी वैल्यू डायरेक्ट निकाल लीजिए। नहीं मेरे भाई, तो ऐसे नहीं करना, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, हम थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच लगाने की कोशिश करेंगे। तो हम क्या करते हैं, हम इसको लिख लेते हैं पहले, चलो तो हम पहले इसको लिख लेते हैं, एक्स को उधर भेज देते हैं, बाकी टर्म्स को इधर ले आते हैं। तो 2 की पावर 1/3 - 2 की पावर 2/3 इजिकल टू जो हो जाएगा वो 2 - x हो जाएगा क्या। लेकिन हमें तो क्यूब चाहिए सर, अगर क्यूब चाहिए मेरे भाई तो इसका भी क्यूब कर दो और इसका भी क्यूब कर दो। जैसे ही क्यूब करेंगे तो इसका a - b का होल क्यूब क्या होता है, तो ये होता है a³ - b³ -3ab इंटू a - b, यही होगा। इज इक्वल टू, अगर इसको मैं खोल दूँ तो हो जाएगा a³ - b³ -3ab a - b।
यही होगा क्या? अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा 2 के पावर 1 माइनस ये क्या हो जाएगा 2 के पावर 2 माइनस ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 के पावर 1/3 प्लस 2/3 यानी कि 3/3 यानी कि 2 के पावर 1 ये हो जाएगा। फिर इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो 2 के पावर 1/3 माइनस 2 के पावर 2/3 इसकी वैल्यू क्या निकाले थे? तो इसकी वैल्यू निकाले थे 2 - x, तो यहाँ से पुट कर दो 2 - x इजिकल टू ये क्या हो जाएगा 8 माइनस एक्स क्यूब माइनस 3 × 2 = 6x और ये हो जाएगा 2 - x। इसको सॉल्व कर दो तो ये हो जाएगा 2 - 4 ये हो जाएगा माइनस 3 × 2 = 6 है तो 6 2 - x इजिकल टू क्या हो जाएगा 8 माइनस एक्स क्यूब माइनस इसको अगर खोलोगे तो ये हो जाएगा 12x और प्लस 6x²। तुम्हें क्या चाहिए एक्स क्यूब प्लस में चाहिए या माइनस में, तो इसको इधर ले आओ। तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई 2 - 4 कितना हो जाएगा -2, ये कितना हो जाएगा -12 और ये कितना हो जाएगा +6x। फिर इसको इधर ले आओ तो ये हो जाएगा -8 ये हो जाएगा प्लस एक्स क्यूब प्लस 12x माइनस 6x²। इसको सॉल्व कर दो तो ये एक्स क्यूब हो गया तो यहाँ पे लिख दो एक्स क्यूब। फिर क्या चाहिए -6x² तो ये वाला लिख दो तो ये हो जाएगा -6x²। फिर क्या चाहिए तो ये 6x प्लस 12x कितना हो जाएगा +18x। इसको कर दो तो -2 - 12 -14 -8 -22 इजिकल टू 0। तुमको इसकी वैल्यू चाहिए तो इसको हटा दो यहाँ पे लिख दो तो आंसर नहीं आ गया क्या +22। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा +22। क्या क्लियर है? मैंने कुछ नहीं किया, मैं यहाँ पे देख लिया था। अब सर वहाँ पे याद कैसे आएगा? वहाँ पे देखना पड़ेगा, याद नहीं देखना पड़ेगा कि तुमको क्या चाहिए। अगर तुमको एक्स क्यूब चाहिए था मेरे भाई, अगर तुमको एक्स क्यूब चाहिए था तो जाहिर सी बात है हमें एक्स क्यूब वाला टर्म लाना है। अगर एक्स क्यूब वाला टर्म लाना है तो यहाँ से अगर मैं डायरेक्ट क्यूब करूँ तो डायरेक्ट क्यूब करके तो कुछ बनने वाला सर नहीं है। डायरेक्ट क्यूब करके अगर कुछ बनने वाला नहीं है तो थोड़ा मोड़ा छेड़खानी करना होगा। अब जाहिर सी बात है हमें इन दोनों टर्म में दिख रहा है सर कि बाई 3 कॉमन आ रहा है। अगर बाई 3 कॉमन आ रहा है तो जैसे ही इन दोनों को मैं एक साथ क्लब करके और होल क्यूब कर दूं तो वो तुम्हारा 1/3 2/3 उसमें से सब बाई 3 वाला जो टर्म है वो सब कट जाएगा। कट जाएगा क्या? अगर कट जाएगा मेरे भाई तो ये इसी तरह हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्या क्लियर है? आगे बढ़े फिर, चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बोल रहा है कि इफ़ ए इज़ एन एक्यूट एंगल, ए अगर एक्यूट एंगल है, अगर एक्यूट एंगल है तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि जो ए है, थीटा नहीं ए, जो ए है, ए की वैल्यू हमेशा क्या है 90 से छोटी है और 0 से बड़ी है। यही है क्या? बिल्कुल यही। इसका कहने का मतलब क्या है? इसका कहने का मतलब ये है कि जो भी एंगल है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। इतना भी क्लियर है? बिल्कुल। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें पता है कि सब क्या होते हैं, सब के सब पॉजिटिव होते हैं, ऑल, चाहे वो साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक कुछ भी हो, सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। चलो मेरे भाई तो अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। कॉस पाई माइनस ए, अगर मैं कॉस पाई माइनस ए पूछूं तो इस क्वाड्रेंट में आएगा। इस क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है मेरे भाई? तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमें ये पता है, अगर नहीं पता है तो ध्यान दे लो मेरे भाई। ये ऐड शुगर टू कॉफ़ी, इसमें सारे पॉजिटिव होते हैं, इसमें साइन और उसका उल्टा पॉजिटिव होता है, इसमें टेन और उसका उल्टा पॉजिटिव होता है, इसमें कॉस और उसका उल्टा पॉजिटिव होता है। ठीक है, जब भी, और फिर क्या, फिर एक चीज़ और ध्यान दे लो, जब भी पाई माइनस आता है कुछ भी तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम रह जाता है। ठीक है, और जब भी पाई/2 समथिंग आता है तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो चेंज हो जाता है अपने अपोजिट वाले में। क्या इतना क्लियर है? तो चलो अब देखते हैं। कॉस पाई माइनस है, कॉस पाई माइनस है कहीं यहाँ आएगा। अब इसमें मैं देखूंगा कि कॉस क्या होता है, तो कॉस इसमें क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो मैं लिख दूंगा माइनस ऑफ कॉस ए। क्यों? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा, पाई से पूछ रहा है। कॉट 90 प्लस थीटा, पाई/2 कहाँ आएगा, यहाँ, इसमें से इधर आ रहा है तो कॉट इसमें क्या होगा, कॉट इसमें नेगेटिव होगा। ठीक है, कॉट का देखूंगा, कॉट क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव होगा, बिल्कुल सर नेगेटिव होगा, तो माइनस लिख दूंगा। कॉट चेंज भी होगा क्योंकि 90 है तो जाहिर सी बात है -10 ए लिख दूंगा, कोई दिक्कत? अच्छा, इंटू कॉस ऑफ माइनस है, कॉस ऑफ माइनस से क्या होता है, कॉस ए ही होता है। ठीक है, ये याद करना पड़ेगा भैया कि कुछ इवन फंक्शन होते हैं, कुछ ऑड फंक्शन होते हैं। जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कॉस माइनस ए तो ये कॉस ए के बराबर होगा, ये एक इवन फंक्शन है। अगर मैं बोल रहा हूँ साइन ऑफ माइनस ए तो वो माइनस साइन ए के बराबर होगा। साइन ऑफ माइनस ए अगर कहीं आ गया तो वो माइनस साइन ए होगा, यानी कि एक ऑड फंक्शन होगा। क्लियर है क्या? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब देखो आगे नीचे 10 पाई प्लस है, 10 पाई प्लस है वो किस इस क्वाड्रेंट में आएगा, तो इसमें तो 10 पॉजिटिव ही होता है, तो 10 का क्या रह जाएगा सर, 10 ए रह जाएगा। 10 3π/2 प्लस है तो ये तो कहीं इसमें चला गया, पाई/2 वाला टर्म आ गया, पाई/2 वाला टर्म आ गया, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होगा, तो जाहिर सी बात है ये क्या आ जाएगा, कॉट ए आ जाएगा। क्या इसमें 10 पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है? नेगेटिव होता है, तो जाहिर सी बात है इसमें भी क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। साइन 2π माइनस है, 2π ये माइनस है, इसमें कहीं आएगा, तो इसमें साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, यानी कि साइन माइनस में माइनस आ जाएगा।
क्या इतना क्लियर है? अगर इतना क्लियर है मेरे भाई तो इसका माइनस प्लस हो जाएगा, इसका माइनस प्लस हो जाएगा। ऊपर देखो, ऊपर क्या है? ऊपर है मेरे भाई कॉस ए इंटू टेन ए। टेन ए को क्या लिख सकते हैं? साइन ए बाई कॉस ए इंटू क्या है? कॉस ए बाई नीचे आ जाओ। अगर नीचे आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? अरे ये तो साफ साफ कट जाता। चलो कोई नहीं, ये कॉस ए गया, नीचे आ जाओ। ये क्या है? ये तुम्हारा है टेन ए इंटू कॉट ए। टेन ए इंटू कॉट ए, कॉट ए को क्या लिख सकते हैं? 1/10 ए, ये दोनों कट ही जाएंगे। इंटू क्या है? साइन ए, साइन ए कट ही जाएंगे। बचा क्या? कॉस ए। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या क्लियर है? क्या यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब बहुत सारे दिमागदार वाले ये भी लोग होते हैं कि एक काम करो भैया मेरे, ए की कुछ ना कुछ तुम वैल्यू ले लो, वैल्यू लेके इसमें पुट कर दो और फिर इन चारों की वैल्यूज़ निकाल लो, देख लो जो वैल्यू इसमें आ रही थी, जो वैल्यूज़ इन चारों ऑप्शन में से किसी एक की आ रही है, वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो इतना दिमाग क्यों लगाना है? ये थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा हुआ है तो रिवाइज़ कर लो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमसे कह रहा है ये ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दी हुई है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की भी वैल्यू दी हुई है, ए बी सी की भी वैल्यू दी हुई है। हमसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए का वैल्यू पूछ रहा है। ये तो बड़ा आसान सा सवाल है। क्या था? तो सर ये था ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc जो था वो और कुछ नहीं, ए प्लस बी प्लस सी और ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए के बराबर होता है। यही हमारा फॉर्मूला है। अगर ये फॉर्मूला है तो बस खाली वैल्यू सबकी पुट करनी है। इसकी वैल्यू क्या है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की 85 माइनस 3 इंटू ए बी सी की वैल्यू क्या है? 25, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या है? 5 और इसी की वैल्यू पूछा है तो इसकी वैल्यू मैं सपोज कर ले रहा हूँ एक्स है, तो यहाँ पे एक्स लिख दे रहा हूँ। क्लियर है क्या? 85 में से 75 जाएगा, कितना बचेगा? 10 बटे 5 कर दे तो एक्स की वैल्यू नहीं आ जाएगी, तो 5 बटे 10 कर देंगे तो 2, एक्स की वैल्यू आ गई 2 और यही तो हमारा एक्स था, तो हमारा आंसर कितना आ गया? 2 आ गया। क्या क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। फिर बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। इस शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, साइड दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, सॉरी 6 यूनिट, सेंटीमीटर नहीं, ठीक है। अ सर्कल ऑफ रेडियस 1 यूनिट, सर्कल का रेडियस 1 यूनिट है। अगर ये 1 है तो ये भी 1 होगा। टोटल कितना था? टोटल था मेरे भाई 6 था। अगर 6 था तो मेरे भाई जाहिर सी बात है ये भी 4 होगा, सॉरी ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, ये यहाँ पे भी 2 होगा, ये यहाँ पे भी 2 होगा, तभी तो मिला जुला के 6 पहुँचेंगे सब। इक्विलेटरल ट्रायंगल तो जाहिर सी बात है मेरे भाई, अगर ये परपेंडिकुलर है तो बाइसेक्टर भी होगा। अब नहीं पता तो ये देख लो। अगर मैं कह रहा हूँ कोई एक ट्रायंगल है, ध्यान से देखना, अगर मैं कह रहा हूँ कोई एक ट्रायंगल है, ठीक है, जिसमें मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हूँ, तो ये जो परपेंडिकुलर होगा ये इसको बाइसेक्ट भी करेगा और ये इसके एंगल को भी बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। परपेंडिकुलर ही साइड बाइसेक्टर होगा, परपेंडिकुलर ही एंगल बाइसेक्टर भी होगा। क्या क्लियर है? चलो अगर इतना क्लियर है मेरे भाई तो ध्यान से देखो। कह रहा है इस शेडेड रीजन का एरिया निकालो। अगर इस शेडेड रीजन का एरिया चाहिए तो क्या इस शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि मैं आधे ट्रायंगल के आधे का एरिया निकाल दूँ और आधे के एरिया निकाल के फिर ये वाला एरिया मैं क्या कर दूँ? माइनस कर दूँ। ये वाला जो है, कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल कर सकता हूँ। तो ट्रायंगल का पूरा एरिया अगर मैं पूछूं तो पूरा एरिया होगा सर √3/4 इंटू 6 का स्क्वायर। आधा एरिया का बात करूँ तो 1/2 इंटू √3/4 6 स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि और कुछ नहीं, √3/8 इंटू कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। ये तो हो गया सर आधे ट्रायंगल का एरिया। अब हमें क्या एरिया निकालना है? अब हमें ये वाला एरिया निकालना है। ये होगा क्या? तो ये ध्यान दो, ये और कुछ नहीं, ये सेक्टर है, क्वाड्रेंट है ना, क्वाड्रेंट है। यहाँ पे एंगल कितना बना रहा है? 90 डिग्री बना रहा है। तो इसका जो एरिया ऑफ सेक्टर होता है, लिख लो, एरिया ऑफ सेक्टर जो होता है वो πr² θ/360 होता है। थीटा क्या है? थीटा ये जो भी एंगल बनाता हो, एंगल यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, तो ये हो जाएगा सर पाई, रेडियस कितना है 1 का स्क्वायर इंटू ये कितना है 90/360। 90/360 अगर काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/4, तो हो जाएगा π/4। ठीक है, क्लियर है क्या? अच्छा, π/4 यानी कि ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 22/7 इंटू 1/4। अच्छा, 2 से ये काट दो, 2 से ये भी काट दो, तो ये कितना हो गया? ये हो गया 11/14। 11/14 ये आ गया। अगर मैं इसको काटूं तो ये 4 से 4 9 सा काट दीजिए, 4 2 सा काट दीजिए, तो ये आ गया सर √3/2, 9√3/2 और ये आ गया कितना? 11/14। हमको इस पूरे आधे ट्रायंगल में से इस सर्कल का एरिया घटाना है तो घटा दो। हाफ जैसे ही मैं कॉमन ले लूँगा तो ये आ जाएगा 9√3 माइनस 11/7 और जाहिर सी बात है यूनिट जो भी दिया हो सर उसी का स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। क्लियर है क्या? तो यही हमारा आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। क्या क्लियर है? हमने क्या किया मेरे भाई? हमने कहा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो भी परपेंडिकुलर होता है वही साइड बाइसेक्टर भी होता है और वही एंगल बाइसेक्टर भी होता है।
तो हमने ट्रायंगल का पूरा एरिया निकाला, पूरा एरिया निकाल के आधा एरिया निकाल दिया, आधा एरिया निकाल दिया तो हमारे पास ये पूरा एरिया आ गया। अब ये पूरा एरिया अगर हमारे पास आ गया तो हमने बस खाली क्या किया, ये सर्कल वाला एरिया जो आ रहा था इस ट्रायंगल में, ये वाला एरिया बस खाली हमने माइनस कर दिया। ये वाला एरिया निकालेंगे कैसे, तो ये सेक्टर बन रहा है सर। सेक्टर होता क्या है, अगर कोई भी आर्क, ध्यान देना, आर्क और रेडियस कहीं ऐसे मिल रहे हो तो वो सेक्टर ही बनाएगा, ठीक है। तो रीजन बिटवीन द आर्क एंड द रेडियाई ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड एज सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर होता क्या है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। थीटा क्या होता है, तो थीटा एंगल मेड बाय द रेडियाई होता है, कि रेडियस से बना हुआ क्या एंगल है। क्या क्लियर है? चलो आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कह रहा है कि द टेबल गिवन बिलो शोज द सेल्स टर्नओवर ऑफ 5 डिफरेंट कंपनीज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेल्स टर्नओवर ऑफ कंपनी एच एंड एफ। एच और एफ में क्या डिफरेंस है, एच और एफ। तो दिख रहा है एक 230 है, एक 400 है, तो मेरे भाई 400 में से 230 घटा दो, 400 में से 200 घटाओगे 200 बचेगा, 200 में से 30 घटाओगे 170 बचेगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या, 170। चलो आगे बढ़ो। आगे बोल रहा है मेरे भाई ए की वैल्यू ये, बी की वैल्यू सी की वैल्यू ये, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या करना है, 2 इंटू इसको रख दो -12, बी की वैल्यू रख दो -6, सी की वैल्यू रख दो 18, और ये नीचे क्या है 9, 9 से काट दो 2 बार में, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा 12 दूना 24, 24 दूना 48, 48 छक्के, तो जाहिर सी बात है लास्ट में 8 आना चाहिए, तो इन्हीं दोनों में से कोई आना चाहिए, माइनस आ नहीं सकता, तो प्लस वाला मेरा आंसर होगा। एक बार मल्टीप्लाई करके देख लो, तो 8 छक्के 48, 6 चौके 24, 24 4 28, तो 288 आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या? तो वहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है कि सब एकदम सॉल्व करना ही करना पड़े, सॉल्व नहीं करोगे तो भी काम चल जाएगा देख के, ठीक है। ऑब्जर्वेशन तगड़ा होना चाहिए, ऑब्जर्व कर ले रहे हो तो सवाल तो ऐसे ही लग जाएंगे। चलो अगला सवाल क्या बोल रहा है, बाय सेलिंग एन आर्टिकल ऑफ ₹4 इतना, अगर इतने रुपए का आर्टिकल बेच रहा है तो मैन कितना कमा रहा है, 10% कमा रहा है, यानी कि 33,000 का अगर वो सामान बेच रहा है तो जाहिर सी बात है अगर वो 100% का सामान होगा, अगर वो सामान जो होगा MRP नहीं सॉरी उसका कॉस्ट प्राइस जो होगा, अगर वो 100% में लिया होगा तो जाहिर सी बात है ये 33,000 वो 110% में बेचा होगा, तभी तो वो 10% कमाएगा। ध्यान देना, बोला बाय सेलिंग है आर्टिकल फॉर ₹33,000 मैन गेन्स 10%। अगर मैं कह रहा हूँ कॉस्ट प्राइस 100% था तो 10% अगर गेन करेगा तो 110% हो गया होगा, बिल्कुल। तो 110% पे इस दाम पे बेचेगा तभी तो 10% प्रॉफिट गेन करेगा, बिल्कुल सर। अगर 110% की वैल्यू ये है तो हमसे बोल रहा है कि टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, अगर प्रॉफिट 20% चाहिए तो कितने का बेचे, तो जाहिर सी बात है 20% प्रॉफिट के लिए 120% का बेचे। 110% की वैल्यू पता है, 120% की वैल्यू पूछ रहा है, तो मेरे भाई यहाँ से निकाल दो, तो ये हो जाएगा 33,000 बाई 110, अगुड़े क्या करना है 120, यही तो करना है। 1 0 से 1 0 उड़ाओ, 11 से 3 बार में काटो, 12 3 36, 36 के बाद 3 0 लगा दो, 36,000 रुपये में बेचेगा तो काम हमारा बन जाएगा मेरे भाई। क्लियर है क्या? चलो आगे बढ़े क्या, अगला देखते हैं। बोल रहा है इन 9 इनिंग्स ऑफ ए क्रिकेट द एवरेज ऑफ बैट्समैन इज 58 रन्स, यानी कि मेरे भाई क्या दिया हुआ है, 9 इनिंग दिया हुआ है, यानी x1 + x2 + x3 ये कहाँ तक जा रहा है, x9/9 जो है वो तुम्हारा कितना है 58 के बराबर है, ठीक है। हाउ मेनी रन्स डज ही नीड्स टू मेक द 10th इनिंग टू गेट द एवरेज स्कोर 61। कह रहा है कि भैया कितना रन उसको चाहिए जो कि वो 10वें इनिंग में बनाए ताकि उसका एवरेज कितना हो जाए 61 हो जाए। तो अगर मैं 9 ऑब्जर्वेशन का सम पूछूं तो वो कितना हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है सर वो जो समेसन ऑफ x1 + x2 + ये x9 तक जाएगा वो हो जाएगा 58 × 9। तो सर हमें क्या करना है, हमें 58 × 9 और प्लस x10 ऑब्जर्वेशन का अगर मैं एवरेज लूँ तो वो एवरेज कितना होना चाहिए सर 61 होना चाहिए, यही तो सवाल बोल रहा है। तो जाहिर सी बात है इस 10 को इधर से हटाओ, इस 10 को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो 610 हो गया। 610 में से माइनस करना है क्या 58 × 9, 610 में से हमें माइनस करना है क्या, माइनस करना है 58 × 9। अगर मैं इधर देखूं, ध्यान से देखना, अगर मैं इधर देखूं तो 9 × 8 = 72, लास्ट में 2 आ रहा है, 10 में से 2 जाएगा तो लास्ट में मेरा 8 आंसर आना चाहिए, 8 आंसर एक ही में आ रहा है तो यही मेरा आंसर होगा। क्लियर है? मैं सब्ट्रैक्ट नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट ऑब्जर्व कर लूंगा। अगर तुम्हें करना है तो तुम करके देख लो मेरे भाई। 58 × 9 कर दूंगा, 8 9 × 72, 9 × 5 = 45, 45 और 7 52 तो 522। तो 610 में से जैसे ही मैं 522 घटाऊंगा, 10 में से 2 जाएगा 8, 10 में से 2 जाएगा 8, 5 में से 5 जाएगा 0, तो यही मेरा 88 आंसर आ रहा था। क्या क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। बोला फाइंड द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन द 25 एंड 225। मीन प्रोपोर्शन होता क्या है, अगर कोई 2 नंबर दिया हुआ है A B, तो अगर कोई बीच का नंबर है जैसे कि डब्बा स्क्वायर इजिकल टू क्या होना चाहिए AB होना चाहिए, डब्बा स्क्वायर AB होना चाहिए, तो यही हमारा क्या होता है मीन प्रोपोर्शन होता है।
ठीक है। अगर कोई 2 नंबर दिया हुआ है, बोल रहा है कि भैया इसके बीच का मीन प्रोपोर्शन बताओ, तो जाहिर सी बात है डब्बा स्क्वायर इक्वल टू क्या होना चाहिए, ए बी होना चाहिए। तो मीन प्रोपोर्शन डब्बा का स्क्वायर जो होगा वो कितना होगा, 25 × 225 होगा। तो डब्बा की वैल्यू चाहिए तो स्क्वायर रूट कर दो, जैसे ही स्क्वायर रूट करोगे 25 का स्क्वायर रूट 5 बाहर आएगा, 225 का 15 बाहर आएगा। तो मीन प्रोपोर्शन 15 × 25 कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या? मीन प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं मेरे भाई? अगर मान लो कि ये दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, ये बी दिया हुआ है, ये सी दिया हुआ है, मीन प्रोपोर्शन ये कहता है कि A/B = B/C होता है। यही हमारा क्या कहता है, मीन प्रोपोर्शन कहता है। तो क्या यहाँ से आ नहीं जाएगा B² = AC? तो वही तो मैं कह रहा था, B² की जगह मेरा क्या रहता, डब्बा स्क्वायर = AB, डब्बा स्क्वायर = AB। क्लियर है क्या? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अगला सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही बेहतरीन, और इसको भी हम लोग बड़े आसानी से करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है पवन। ध्यान देना, यूनिटरी मेथड एक ऐसा मेथड है जिससे बहुत सारे सवाल लगते हैं, बहुत सारे सवाल, और इतने आसानी से लगते हैं कि पूछो मत। तो वैसे ही हम इसका सवाल सॉल्व करेंगे। ठीक है, यूनिटरी मेथड से। क्या कह रहा है यूनिटरी मेथड? यूनिटरी मेथड ये कहना चाहता है कि पवन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 32 डेज। पवन एक काम को करता है कितने दिन में, 32 डेज में। ठीक है, पवन एक काम को 32 दिन में करता है। क्लियर है? पवन एक काम को कितने दिन में करता है, 32 दिन में करता है। अच्छा, तो अगर मैं एक दिन का काम पूछूं पवन का, तो एक दिन में 1/32 काम करेगा वो। बिल्कुल सर। बोल रहा है कि ही वर्कड फॉर 8 डेज, तो 8 दिन में कितना काम किया होगा? 8 दिन में सर वो 1/32 × 8 वर्क किया होगा, यानी कि 1/4 वर्क वो कर चुका होगा 8 दिन में। क्लियर है क्या? ठीक है। एंड लेफ्ट द वर्क, अगर लेफ्ट छोड़ दिया वर्क, तो बचा हुआ वर्क क्या होगा सर? टोटल वर्क 1 वर्क था, माइनस कर देंगे 1/4 वर्क, यानी कि 3/4 वर्क बचा हुआ वर्क होगा। क्लियर है? बिल्कुल सर। देयर आफ्टर संदीप फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 27 डेज। 3/4 वर्क को करने के लिए संदीप जो है वो कितना डेज ले रहा है? 27 डेज ले रहा है सर। तो अगर मैं पूछूं कि 1/4 वर्क के लिए वो कितना डेज लेगा, तो 27/3 डेज, यानी कि कितना डेज लेगा? 9 डेज लेगा। तो अगर मैं कह दूं कि एक वर्क के लिए वो कितना डे लेगा, तो 9 × 4, यानी कि वो कितना दिन लेगा? 36 दिन लेगा। तो अगर मैं पूछूं कि एक दिन में वो कितना काम कर रहा है, तो जाहिर सी बात है सर 1/36 काम कर रहा है। क्या क्लियर है? एक दिन में इसका काम कितना आ रहा था? 1/32। एक दिन में इसका काम कितना आ रहा है? 1/36। क्या इतना क्लियर है? बोल रहा है इन हाउ मेनी डेज, कितने डेज में पवन एंड संदीप टुगेदर कैन डू द होल वर्क। पवन और संदीप दोनों मिल जाएं तो दोनों मिलके कितने दिन में टोटल वर्क कंप्लीट कर देंगे। सर हमें पता है कि पवन प्लस संदीप, अगर मैं देखूं तो पवन एक दिन में कितना काम करता है? 1/32 वर्क। संदीप कितना काम करता है? तो 1/36 वर्क। ये दोनों की एक दिन की वर्क है। क्लियर है? अच्छा, अगर मैं टोटल पूछूं तो कैसे निकालेंगे सर? तो जाहिर सी बात है ये हमें दिख रहा है सर 4 × 8 = 32, 4 × 9 = 36, तो एलसीएम लेना है, तो 4 × 8 = 32, 4 × 9 = 36, ये एलसीएम आ जाएगा मेरा। एलसीएम लेने आता है कि नहीं आता है मेरे भाई? तुम्हें डायरेक्ट लेना है, तुम डायरेक्ट 32 × 36 भी नीचे ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को साफ साफ दिख रहा था कि दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? 4 कॉमन आ रहा है, तो 4 मैंने कॉमन ले लिया। इसका बच गया 8 तो 8 लिख लिया, इसका बच गया 9 तो 9 लिख लिया। क्लियर है? अब इसके पास 32 है, अगर 32 है तो कितना चाहिए? 9 वर्क, प्लस इसके पास 36 है तो कितना वर्क चाहिए? 8 वर्क। तो ये हो जाएगा सर 17 वर्क बटे 8 × 9 = 72, 72 4 तो हो जाएगा 288। यही होगा क्या? ठीक है, 288। तो 17 वर्क बटे 288 वो करेगा। अब एक दिन में दोनों मिल के कितना काम कर रहे हैं? 17 वर्क बटे 288। ठीक है। अच्छा, तो बोल रहा है पूरा वर्क कितने दिन में करेगा? तो पूरा एक वर्क करना हो तो 288 बटे 17 दिन, इतना दिन लगेगा सर, यानी कि बटे 17 आना चाहिए। बटे 17 तो सब में आ रहा है सर। अब क्या करें? अब डिवाइड करो फिर मेरे भाई, और कोई चारा ही नहीं है। तो देखो सब में कितना जा रहा है? 16 जा रहा है, तो 16 से डायरेक्टली डिवाइड कर दो। तो 17 × 16 जब करेंगे तो 7 × 6 = 42, 6 × 4 = 10, 1 × 7 = 7, 1 × 1 तो हो जाएगा 272। 272 कट जाएगा तो बचेगा कितना? तो 17, अगर मैं इसको काटूँ तो 17 16 272, 72 और 16, 16 बटे 17, यही मेरा आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या? डिवाइड तो करने आता है मेरे भाई हैं। जैसे ही मैं इसको डिवाइड किया तो ये कह रहा है कि भैया 16 तो सब में आ रहा है, तो मैं 17 16 जब देख लिया, 17 16 जब किया तो 272 कट गया। 272 अगर कट गया तो बचा कितने इसमें से बच गया सर 16। जब 16 बच गया तो 16 इधर लिख दिया, बटे 17 कर दिया। क्लियर है क्या? चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ 2 नंबर्स इज 6:7। रेशियो ऑफ 2 नंबर 6 7 दिया हुआ है, तो हम दोनों नंबर को क्या ले लेते हैं? एक 6x ले लेते हैं, एक 7x ले लेते हैं। ठीक है। बोल रहा है उनका HCF क्या है? HCF दिया हुआ है 3 है।
एलसीएम क्या होगा पूछा है, तो मेरे भाई अगर मैं इसका एलसीएम का बात करूं तो एलसीएम कितना होगा, जो एलसीएम होगा वो और कुछ नहीं 7 × 6 × x यानी कि 42x होगा। अब सर ये निकाले कैसे, तो हमें ये पता है सर एलसीएम इंटू एचसीएफ जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स होते हैं क्या, तो एलसीएम कितना आ रहा था, एलसीएम 42x आ रहा था, एचसीएफ 3 आ रहा था, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स करूँ तो हो जाएगा 6x × 7x, तो 7 × 6 = 42, 7 × 6 = 42, 1x से 1x गया तो x की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई, x की वैल्यू 3 आ गई, एलसीएम की वैल्यू 42x है तो 42 × 3 करना है, लास्ट में 6 आना चाहिए, तो यही मेरा आंसर होगा, तुम मल्टीप्लाई करके देख लो 126 ही आंसर आ रहा है। क्या क्लियर है, चलो आगे बढ़ो। अगला सवाल बोल रहा है कि PQR जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल है एट Q, PQR जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल है एट Q, लेंथ PQ दिया हुआ है मेरे भाई कितना 5 सेंटीमीटर, एंगल PRQ दिया हुआ है मेरे भाई कितना 30 डिग्री, डिटरमाइन द लेंथ QR ये पूछ रहा है। तो मेरे भाई जाहिर सी बात है इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम और कुछ नहीं, हमें ये चाहिए और ये साइड दिया हुआ है, तो अगर मैं 30 डिग्री देखूँ तो इस एंगल से मैं 10 का एंगल लिख सकता हूँ। 10 30 डिग्री क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर क्या होगा सर, इसके सामने वाला साइड क्या है PQ, बेस क्या होगा, इससे सटा वाला साइड हाइपोटेनस छोड़ के, तो हाइपोटेनस तो ये दिख रहा है क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है हाइपोटेनस होता है, तो ये वाला कितना है यही तो नहीं पता, तो ये x है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा PQ बाई 10 30 डिग्री। PQ की वैल्यू कितनी है 5, 10 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है 1/√3, √3 ऊपर चला जाएगा तो 5√3 मेरा आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या, यही मेरा आंसर होगा। नहीं पता तो इसके बारे में देख लो मेरे भाई, इसके बारे में जो जनरल कॉन्सेप्ट है वो देख लो कि अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, तो 90 डिग्री के सामने वाला जो होता है वो हमेशा क्या होता है हाइपोटेनस होता है। अगर मैं ये थीटा कंसीडर कर रहा हूँ तो इसके सामने वाला जो साइड होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा और इससे सटा वाला साइड जो होगा वो हमेशा बेस होगा। क्लियर है क्या। अब ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे 90 डिग्री है तो जैसे पता है हाइपोटेनस तो यही होगा, लेकिन अगर मैं एंगल ये कंसीडर कर रहा हूँ तो इस बार मेरा जो परपेंडिकुलर होगा वो सामने ये वाला होगा और बेस इससे सटा वाला ये हो जाएगा। क्लियर है क्या। अच्छा, अब हमें ये नहीं पता कि सर रिलेशन लिखते कैसे हैं, तो रिलेशन देख लो मेरे भाई। पंडित बद्री प्रसाद लेट के हर हर बोले, ये होता है साइन का, ये होता है कॉस का, ये होता है टेन का। क्लियर है क्या। साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कोसेक का, ये हो जाएगा सेक का, ये हो जाएगा कॉट का। तो साइन का होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कॉस का होता है बेस बाय हाइपोटेनस, टेन का होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, कोसेक का हो जाएगा हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, सेक का हो जाएगा हाइपोटेनस बाय बेस और कॉट का हो जाएगा बेस बाय परपेंडिकुलर। क्या क्लियर है। तो पंडित बद्री प्रसाद लेट के हर हर बोले, या फिर और कैसे याद कर सकते हैं, तो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर अगला सवाल बोल रहा है मेरे भाई, बहुत अच्छा सवाल बोल रहा है कि शॉपकीपर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 12% टू हिज कस्टमर। एक शॉपकीपर अपने कस्टमर को 12% डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, डिस्काउंट दिया भैया उसने 12%, तो उसने लिया कितना, उसने लिया 88%। ठीक है, एंड स्टिल गेन्स 18%। ये देने के बाद भी जो शॉपकीपर है वो कितना गेन किया, तो प्रॉफिट उसका है 18%। ठीक है, फाइंड द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। बोल रहा है मार्क्ड प्राइस क्या था, हमें नहीं पता सर, तो मार्क्ड प्राइस पे ही डिस्काउंट दिया होगा। बिल्कुल सर, तो मार्क्ड प्राइस को हम ले लेते हैं x। तो लिया कितना सर, लिया उसने x का 88%। अच्छा, अगर लिया तो कह रहा है वो जो लिया था वो लिया तो उसको गेन कितना हुआ 18%। अगर 18% गेन हुआ मेरे भाई तो जाहिर सी बात है 118% उसने चार्ज किया होगा। बिल्कुल 118%, तभी तो 18% गेन हुआ होगा। अच्छा, 118% किसका सर, तो जाहिर सी बात है जो उसका कॉस्ट प्राइस होगा 528 रुपये, उसी का तो 118% लेगा। क्या क्लियर हो रहा है, उसी का तो 118% लेगा। ध्यान से सुनना, बोल रहा है एक शॉपकीपर है जो कि डिस्काउंट अलाउ कर रहा है 12% का, डिस्काउंट उसने दे दिया 12% का, फिर भी उसे 18% क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, उसे प्रॉफिट हो रहा है 18% का। ठीक है, बोल रहा है मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल तुमसे पूछ रहा है, तो मार्क्ड प्राइस तुम ले लो कितना x। तो x अगर मार्क्ड प्राइस ले लिए तो x का ही 12% डिस्काउंट लेगा, तो x का ही 88% वो शॉपकीपर लिया होगा, ये उसने लिया। ठीक है, x का 88% उसने ले लिया। अगर ले लिया मेरे भाई तो लेने के बाद यहाँ पे कह रहा है कि बोल रहा है फाइंड द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच कॉस्ट 528 टू द शॉपकीपर। शॉपकीपर के लिए कॉस्ट प्राइस कितना था, कॉस्ट प्राइस ऑफ शॉपकीपर या फिर कॉस्ट प्राइस फॉर शॉपकीपर। शॉपकीपर के लिए अगर मैं कॉस्ट प्राइस पूछूं तो उसके लिए 528 रुपया था। अच्छा, और उससे चाहिए कितना, तो उसे इसका 18% प्रॉफिट चाहिए, तो जाहिर सी बात है इसी का 118% जब चार्ज करेगा तभी तो उसको 18% गेन होगा।
बिल्कुल इसी का 18% ये प्रॉफिट करेगा। अच्छा प्रॉफिट करेगा कैसे, इसका 88% MRP का 88% अगर वो लेगा तभी तो 18% गेन करेगा। बिल्कुल, तो मेरे भाई एक्स की वैल्यू चाहिए थी, एक्स की वैल्यू चाहिए तो देख लो मेरे भाई 11 से काट दो तो 11 8 11 से काट दो 11 चौके और 11 8 फिर कट जाएगा, 8 से फिर काट दो तो 8 6 के 48, तो x की जो वैल्यू आएगी वो 100 से 100 ये कट जाएगा, तो 118 इंटू 6, तो लास्ट में 8 आना चाहिए सर, लास्ट में 8 1 2 3 3 में आ रहा है तो इस बार तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, फंस गए चलो कोई नहीं, तो मल्टीप्लाई कर लो, 8 6 के 48, 6 6 4 10, 6 1 7, 708, 708 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 708। बहुत आसान से सवाल है। चलो अगला सवाल और आखिरी सवाल, बहुत ही प्यारा सवाल, इतना प्यारा सवाल है कि पूछो मत। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई कि O एक पॉइंट है इंटीरियर ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल में, इक्विलेटरल ट्रायंगल एक बना लेते हैं। इस ट्रायंगल के अंदर बोल रहा है कि O एक पॉइंट है। अच्छा O एक पॉइंट है तो मैं अपने से O एक पॉइंट ले लेता हूँ। क्लियर है, O एक पॉइंट है, बोल रहा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम O टू द साइड्स आर, साइड से परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी दिया हुआ है, मान लो ये दिया हुआ है, मान लो ये दिया हुआ है, और सपोज करो कुछ ये भी दिया हुआ है। क्लियर है क्या, तो मेरे भाई ये जो दिया हुआ है ये दिया हुआ है √3, ये जो दिया हुआ है ये दिया हुआ है 2√3, और ये जो दिया हुआ है ये दिया हुआ है 5√3। क्लियर है कि इतना, बिल्कुल सर इतना तो क्लियर है। बोल रहा है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल बताओ। ओहो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल कैसे बताएंगे सर, तो देखो मेरे भाई ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हुआ है, अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हुआ है मेरे भाई, तो अगर मैं कहूँ कि इसका पेरीमीटर चाहिए तो इसका साइड चाहिए बेसिकली, तो अगर मैं सारे का साइड ए ले लूँ तो क्या कोई दिक्कत है, नहीं सर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो भाई मैंने ले लिया सबका साइड ए ले लिया, अगर ए ले लिया मेरे भाई तो क्या इसका एरिया बता दूंगा मैं, बिल्कुल सर इसका एरिया बता दूंगा, एरिया क्यों नहीं बता पाऊंगा, तो इसका जो एरिया होगा ये हो जाएगा √3/4 इंटू A², बिल्कुल होगा। अच्छा इसका एरिया ये आ गया सर, ए तो मेरे को पता ही नहीं है सर, अगर ए में कुछ रिलेशन निकल जाए तो मेरा काम यहाँ पे बन जाएगा सर, ठीक है, तो ए में हम रिलेशन निकालने का कोशिश करेंगे। तो जैसे ही मैं इसको ज्वाइन करूँगा मेरे भाई, और जैसे ही मैं इसको ज्वाइन करूँगा तो क्या मैं कह सकता हूँ, क्या कहूँगा कि ये जो एरिया होगा वो और कुछ नहीं, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल COA होगा। इन्हीं तीनों ट्रायंगल का सम करूँगा तभी तो आएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर मैं AOB का बात करूँ, AOB का जो कि ये है मेरा AOB ये वाला, तो इसका एरिया का अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस, बेस मेरा क्या है, बेस A है सर, इंटू हाइट क्या है, तो हाइट है मेरा सर 2√3, प्लस अगर मैं BOC का बात करूँ तो BOC वाला कौन सा है, BOC तो सर ये है, तो इसमें अगर मैं देखूँ तो इसमें भी मेरा बेस क्या है, बेस तो सेम है सर A, हाइट क्या है मेरा, हाइट है √3, प्लस अगर मैं COA का बात करूँ, COA का यानी कि ये वाला, तो इसमें भी मेरा बेस क्या है, बेस तो सेम है सर, हाइट क्या है, हाइट मेरा 5√3 है। चलो सर अब इसमें क्या करते हैं सर, हाफ कॉमन ले लीजिए, A कॉमन ले लीजिए, बाकी सब ऐड कर दीजिए, तो हो जाएगा 2√3 प्लस √3 3√3, 3√3 प्लस 5√3 ये हो जाएगा 8√3। ये किसके बराबर है सर, ये और किसी के बराबर नहीं, √3/4 A² के बराबर है। क्या यहाँ से एक A गया, बिल्कुल गया सर, अगर गया तो मेरे भाई क्या यहाँ से √3 गया, बिल्कुल गया सर, अगर गया तो क्या यहाँ से 2 से 4 बार में ये गया, बिल्कुल गया सर, तो क्या A की वैल्यू मेरे भाई 4 इंटू 4 यानी कि 16 आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी सर। अगर A की वैल्यू 16 आ गई तो पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर सर 3 होगा, A प्लस A। पेरीमीटर होता क्या है सर, कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए, वहाँ से आप उस फिगर के सर्कमफेरेंस पे चलना स्टार्ट कीजिए और वापस से उसी पॉइंट पे आ जाइए, तो जितना डिस्टेंस आपने चला वही उसका क्या होता है, पेरीमीटर होता है। तो 3A यानी कि 3 इंटू 16, तो 16 यहाँ के 48, यही मेरा आंसर होने वाला है। क्या क्लियर है क्या मेरे भाई, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इसमें अभी फिर भी कोई डाउट वगैरह है तो आप लोग कमेंट वगैरह कीजिए, बिल्कुल आप लोगों की सहायता की जाएगी, यहाँ पे हम आप ही लोगों के लिए हैं, ठीक है। और सवाल लगाते रहिए, बहुत ही आसान सवाल आते हैं। हाँ ये नहीं सोचना है कि सर ये तो बड़ा लंबा जा रहा है, बड़ा छोटा जा रहा है, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, बस प्रैक्टिस करो मेरे भाई, प्रैक्टिस करोगे तो इतने आसानी से और इतने जल्दी सवाल होंगे कि पूछो मत। कलम तभी उठाओ जब तुम्हें ज़रूरत पड़े, बस SSC का फंडा एक ही है कि भैया कलम तभी उठाना है जब तुम्हें ज़रूरत पड़े। जब तक तुम्हें ज़रूरत नहीं पड़ रही है, जब तक तुम सवाल पढ़ रहे हो, तब तक कलम उठाना ही नहीं चाहिए। तो SSC में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि जो कलम उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, देख के ही मैथमेटिक्स का भी आंसर आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। वो होगा कैसे, प्रैक्टिस से। बाकी जो टिप्स एंड ट्रिक्स है वो धीमे धीमे हम लोग डिस्कशन करते रहेंगे, ठीक है।
आगे भी वीडियोस आएंगी, आगे भी एसएससी के पेपर के डिस्कशन होते जाएंगे और हम लोग ऐसे ही धीमे धीमे कॉन्सेप्ट्स भी पढ़ते जाएंगे इसके साथ साथ ही। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ बिल्कुल आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहें। आपका अपने इस चैनल मैथमेटिक्स अड्डा 007 पे पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले दिन अगले टॉपिक पे। टिल देन ओके बाय।